जो बेटा लास्ट टाइम आपां न्यूमेरिकल अबाउट इक्विलिब्रियम डिस्कस किया सी, ਉਹਨੂੰ ही ਆਪਾਂ ਹੁਣ एक होर अलग पॉइंट ऑफ व्यू तो समझिए। देखो भाई आ बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने है एक स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन। स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन है नहीं। हुण अगर तुसी इस इनक्लाइंड प्लेन के उपर एक ऑब्जेक्ट नूं प्लेस करते हैं तो क्या तुसी इस ऑब्जेक्ट पे लगन वाली डिफरेंट फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं? करो ना। कितनी फोर्सेस लग रही हैं ऑब्जेक्ट पे? तो क्या तुसी देख के दस सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम ਲਈ इक्विलिब्रियम ਲਈ कंडीशन की है पुत्र? हुण ऑब्जेक्ट ते लग कितनी रही हैं? दो फोर्सेस अगर लग रही होन ते थानू किद्दां पता लगेगा कि वो जीरो है कि नहीं है? उनका रिजल्ट दोनों का मैग्नीट्यूड बस, हाँ, तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, एदा मतलब फिर इक्विलिब्रियम नहीं है ना? तो इट मीन्स ये बॉडी की करेगी? एक्सेलरेट। तो किधर में होएगी एक्सेलरेशन? हाँ, कर दो फिर एक्सेलरेशन ड्रॉ। उस तो बाद फिर की करीदा आप की करीदा? हाँ, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर है। इस कारण करके हुण आपां की करांगे? कंपोनेंट्स बनावांगे किहदे? वेट दे बनाओ। कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखो। mg sin थीटा, दूजा हाँ, तो हुण बैलेंस कौन हो रहा है? हाँ, तो n का आ गया mg sin थीटा, तो mg cos थीटा के कारण की पैदा हो रही है? तो कितनी रिलेशन लिख सकते हैं mg cos थीटा का एक्सेलरेशन की? हाँ, तो m इंटू ए इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो ए आ गया g cos थीटा। यही हो गया ना? क्लियर है? ठीक है। तो एक सीगा बेटा हम ध्यान ना गल सुनियो, एक सी कि अगर आप किसी बॉडी नो स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन पे रखता वा तो ओके, पर अगर मैं थानू कहा कि आप इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाती है एफ,
है ना। हम सेकंड केस करो ना, दोबारा ड्रॉ करो डायग्राम। नहीं, पहला एक्स है ना ड्रॉ की और नाल कंडीशन की है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये गिवन है, ऊपर लिख लो एज शोन इन फिगर बॉडी इज इन। ਇਹਦਾ मतलब बॉडी ਤੇ जिन्नियां भी फोर्सेस लग रही उन्हां दा वैक्टर सम। हुण एफ केड़ी फोर्स है पुੱਤ? अप्लाइड फोर्स। तो उस तो इलावा भी कोई और फोर्सेस है केड़ी केड़ियां? हाँ, वो नाल ड्रॉ कर लो। ठीक है, कर लिया। हुण इक्विलिब्रियम होने करके या तो तुसी लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, तीन फोर्सेस है ना, या दूसरा तरीका भी तो दसिया कि कंपोनेंट्स बना के। कंपोनेंट्स बनाने वाला तरीका जिहड़ा वा वो शायद सौखा होएगा साडे लई। तो आप उत्तर वेट है और नॉर्मल रिएक्शन इदा वा ना। हुण आपां कंपोनेंट्स किद्दां बनाने हैं कि एक डायरेक्शन ले लेनी है अलोंग द इंक्लाइंड सर्कल। तो एक डायरेक्शन आ हो गई, दूसरी वो परपेंडिकुलर ले लेनी है, हो गई। खुद एफ फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है कि एन परपेंडिकुलर है, पर एम जी जिहड़ा वा है ना, तो ये की बनाने पैने सानू? तो कंपोनेंट्स बनाने तो बाद टोटल कितनी फोर्सेस है जिहड़ियां की एक्ट कर रही है ना, 4। हुण नेट फोर्स 0 का मतलब पता की है? नेट फोर्स 0 का मतलब है एफ के बराबर है तो एन। तो लिख लो इक्वेशन। समझ आई गल? ਜਦੋਂ भी दो मतलब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम च है ना, तो तुसी की करना अलोंग द सरफेस ते सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइंस ड्रॉ कर लेनिया। तो हर फोर्स या तो उन्होंने लाइंस के अलोंग होए, तो जेडी अलोंग नहीं है वो की बना लेने कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स बना के परपेंडिकुलर वाले भी बैलेंस कर लेने हैं तो अलोंग द लाइन वाले भी बैलेंस करना, क्योंकि नेट फोर्स की लग रही है 0 है ना, तो दोनों बैलेंस करने हैं। जबकि जो एक्सेलरेशन होंगी है फिर आप की करते हैं सिर्फ परपेंडिकुलर वाले बैलेंस करते हैं, तो जी अलोंग द सरफेस है उन्होंने नेट फोर्स के बराबर लिखते थे। हम नेट फोर्स की हो चुकी है 0, इस करके वो भी दोनों बराबर होने हैं मैग्नीट्यूड च, डायरेक्शन च ऑपोजिट। अच्छा, यही केस देखो हुण अगर मैं दोबारा, हाँ जी बेटा एंटर किया भाई, कौन सी वीवो है? देखो हुण अगर थोड़े सामने आ एक बॉडी है तो इधर देखो पुत, ये केस च ना आ फोर्स दिखाई है एफ। इनू मैं थोड़ा जहा थोड़े लिए इथों सेंटर तो दिखा देना इधर एफ। तो आ एंगल अल्फा दिता, ठीक है। तो थानू क्या जाता बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम।
हुण की करूंगे? हाँ, इस तो इलावा और किहड़ियां फोर्सेस है? हाँ, वो भी ड्रॉ करो। हुण फिर की करते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर ड्रॉ करनी है, एक अलॉन्ग द सरफेस, दूजी हाँ। हुण कंपोनेंट्स किहड़े बनाने पैने तुहानूं? वेट दे ते फोर्स दे बना लो। बना रहे? हुण बैलेंस करना आंदा वा? एम जी एन, तो एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एफ कॉस अल्फा, एफ साइन अल्फा, है ना? बैलेंस पता हो जो कितना लो? बैलेंस कितना हो? ये नाल आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और दोनों मिलके एम जी कॉस थीटा, है ना? पता लगा है? दोनों इक्वल डायरेक्शन च है, ऑपोजिट च है, इसका मतलब दोनों ने मिलके इनू कैंसल आउट करना ना। क्लियर हुई गल? तो इदा इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए सानू, है ना? और उन्होंने उस तो बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जा सकता। हुण बेटा देखो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बॉडी प्लेस है जिसका मास है m1, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बॉडी प्लेस है जिसका मास है m2, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बॉडी प्लेस है जिसका मास है m3। ठीक है? और एक तीनों रेस्ट पे ही है। और अगर थानू कहिए फाइंड द फोर्स exerted by body m2 on m1, किने फोर्स लगानी है? m2 ने m1 पे, है ना? कितना सोचोगे? देखो, क्या तुसी पहली गल m1 ते लगन वालियां सारियां फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं? अलग तौर पे करो, सैपरेटली। जी मेन डायग्राम में दिमाग च रखना वा, फिर उहदे हिसाब नाल ना कल्ली m1 ते लगन वालियां सारियां फोर्सेस।
M1 ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ M1G हो गया, दूसरा N1 हो गया। N1 कौन लगा रहा? सरफेस लगा रहा ऊपर ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ M2 ਦਾ M1 ਤੇ नॉर्मल रिएक्शन वेट नहीं, समझ आया गल? जो M1 ऊपर है, जो M1 ऊपर फोर्स लगाओगे वो भी। हाँ, तो आपा M1 ਤੇ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है? हाँ देखो, M1 ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ फोर्स लगनी है ਉਹਦਾ अपना वेट ऑफ बॉडी ਜਿਹੜਾ ਵਾ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया है ना। दूसरा क्योंकि M1 नीचे वाले सरफेस नाल टच कर रहा है, कॉन्टेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगना N1। तो दूसरा M1 M2 नाल भी तो कॉन्टेक्ट है ना, तो M2 ने फोर्स लगानी है ना। और इसे N1 का मतलब पता की है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय M1 ड्यू टू सरफेस। ते N2 का की मतलब है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय M1 ड्यू टू M2। समझ आई गल? ये नाल लिख लिया करो, कि क्लैरिटी है तो नाल जरूर लिखो, तो नहीं है तो और भी जरूरी है कि वो कोई गल नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ रही है गल जी? M2 ते केड़ी फोर्स लगू? M2 ते लगू M2G, M2 ते एक तो फोर्स वेट लग गया, M1 भी लगाओ कोई फोर्स? और इन्हां विचों मैं की लिखाया तुहानू देखो तो जरा, N1 की है ते N2 की लिखाया? M2 करके लगन वाली फोर्स। तो फिर M2 है, हाँ कॉन्टेक्ट है ना। तो हुण M2 ते M1 फोर्स लगाओ, केड़ी फोर्स? N1 तो लगाई थी सरफेस ने M1। N2 पूरा जवाब नहीं देना ने, न्यूटन थर्ड ला। और केड़ी फोर्स लगू M2 ते? N3 वो किधर नू? समझ आई है गल? ते फिर M3 ते केड़ी फोर्स लगू? और केड़ी लगू M3 पे फोर्स? इधर M3 हम क्या बोलेंगे? M2 इधर M2 M3 पे क्या होगा? M3 की डेफिनेशन क्या होगी? M3 के ऊपर एक तो वेट लग रहा, होर केड़ी फोर्स लग रही है क्योंकि M2 करके है, केड़ी फोर्स? N3 अपवर्ड। समझ आई है गल? हो गई फोर्सेस कंप्लीट। सिस्टम की है इक्विलिब्रियम, एदा मतलब हर बॉडी से नेट फोर्स, तो एदा मतलब एदी इक्वेशन लिखो, मेरा एदी इक्वेशन लिखो जी, नंबर 1 कर लो, तो N3 की वैल्यू आ गई फिर
लिख दियो N2 इज इक्वल टू N3 प्लस M2G ते N3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 तो पुट कर दो तो N2 भी आजू आई कि नहीं? पहले केस तो N3 आ गया सी, दूसरे केस की इक्वेशन की बनू N2 इज इक्वल टू M3G प्लस M2G प्लस N3 बनू ना ते N3 की वैल्यू का पहली इक्वेशन तो कितनी सी वो पुट करो तो देखो फिर N2 कितना आया आ गया। हम क्वेश्चन पूछा की सीगा सानू जेदे लिए इतनी मेहनत की M2 M1 पे केड़ी फोर्स लगा रही है N2 ही लगा रही है तो N2 कितना है हाँ जी कॉमन कर लो M है ना समझ आई है गल तो इदा चलना पैना अपन स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुई गल। अच्छा हुण अगर देखो गल नूं समझो हुण ये सिस्टम की सीगा हाँ हुण आ देखो इनू मैं हुण आ लिफ्ट बनाती है ना क्वेश्चन चेंज आ हो गई लिफ्ट ते नाल ही कहता उन्हें एक्सेलरेशन ए ठीक है। हुण फिर गल कि याद आनी चाहिए बाकी सब कुछ सेम है बस पता की लगना नाल नाल होने से देखो हुण एक तीनों मासेस जेडे है इक्विलिब्रियम च नहीं है लिफ्ट के नाल तिना की एक्सेलरेशन लिफ्ट वाली है ऊपर नू है इसका मतलब M3 ते आ जड़ियां दो फोर्सेस तो लग ही रही तो एक्सेलरेशन ए है एदी भी एक्सेलरेशन और एदी भी तो हुण एदी इक्वेशन की बनूगी M3A इज इक्वल टू हाँ ऐसा बननी है समझ आई गल एदी की बनू M2A के बराबर आ प्लस आ दोनों माइनस है ना एदी की बनू M1A माइनस ही लिखना है प्लस ना लिख या ब्रैकेट्स करके लिखियो समझ गए। अच्छा हुण आ जड़ियां तीन इक्वेशंस है ना क्योंकि ए दिती होएगी सानू इसका मतलब N3 निकल आऊ N3 की वैल्यू इत्थे पुट कर दूंगे तो N2 निकल आऊ समझ आई गल बस इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए ये जिहड़ियां इक्वेशंस बनानियां ये फिजिक्स का काम है उन्हां नाल खेलना वो मैथ का काम है ना इन्नी गल है सारी फिजिक्स पर इक्वेशंस नू बनाना वो प्रैक्टिस तो ही हम तुसी थोड़ा सीख रहे हैं ना इतना टाइम लगा रहे हैं आप तो ये टॉपिक थोड़ा सौखा भी है काइनेमैटिक्स नालों प्रोजेक्टाइल नालों देखो वो तो पुत्र एक गल बड़ी क्लीयर है कि पूरे सिलेबस चों कुछ टॉपिक ये वेरी भी करना परसन टू परसन किसी को कोई टॉपिक सौखा लगना किसी को कोई लगना पर जेडे औखे भी लग रहे हैं उहदे ते भी वर्क करना पैना है ना उन्होंने भी सौखा किया जा सकता तो इदा वा सुनो प्रोजेक्टाइल दे ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन है ना 8-9 क्वेश्चन है वो क्लास तो बाद व्हाट्सएप करूंगा ग्रुप
ਉਹਦੇ आंसर थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ है, पर वो आंसर देख के नहीं लिखने। पहला थ्योरी पढ़ लो प्रोजेक्टाइल की, फिर वो सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो जे उन्होंने विचों कोई नहीं लिखो आंदा, फिर दोबारा थ्योरी पढ़ो, फिर दोबारा आंसर करने हैं। मतलब नकल मार के नहीं करने, थ्योरी दोबारा पढ़ के फिर कर सकते हैं। वो 4-5 बारी करने नाल फार्मूला टिप्स ते आ जाने साडे, फिर काम अगला सौखा होना, क्योंकि तुहानू बेसिकली फार्मूला नहीं पता है ना, उन्होंने याद करना ही बेसिक है। जिहड़ा उहदे लिए वो क्वेश्चन बनाए है, तो उन्होंने आराम दे नाल नकल किद्दां मारनी है भी पहला पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने तो बाद उहदे आंसर लिखे। जिथे गड़बड़ हो रही है वो क्वेश्चन पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ो। तो ये थोड़ा पेशेंस नाल काम करना पैना वा, समझ गए गल नूं, जल्दबाजी नहीं करने की लोड़ होंदी। तो हुण लिखो, हुण आ देखो बेटा, हुण तुहानू जिहड़ी बेसिक समझ आ गई है, उहदे नाल तुसीं कोई भी आंसर बड़ी जल्दी दे सकते हैं। जिद्दां आ तां सीगा पूरा हर स्टैप नूं समझिया ना, हुण इहदा शॉर्टकट ये भी है। आ देखियो इहदा, आ देखो पुत्र, ये आ है साडे लई M1, आ है साडे लई M2, आ है साडे लई M3। हुण जिद्दां मैं क्वेश्चन कीता सीगा, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन M1, है ना। मतलब जिहड़ा आंसर है वो M2 और M1 ਦੇ ਵਿਚਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, सिस्टम ਨੂੰ ना दो हिस्सों च वंड लेना, एक M1 ते दूजा, हाँ, तो इनू आपां M2 प्लस M3 कह सकते, समझ गए। वो एक सिंगल पीस कर रहा। अच्छा, हुण M1 ते केड़ी फोर्स लग रही है, M1G नॉर्मल रिएक्शन ते N2, ते इहदे ते की लग रही है M2 प्लस M3G ते नॉर्मल रिएक्शन। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम च है, तो N2 की है M2 प्लस M3 इंटू G, और N2 की है जो M1 और M2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बारे पूछा वा, वो आंसर आ गया इसको लाइन च। समझ आई गल, है ना। एक तो कले कले केस नू स्टडी करके है, एक तो तेन समझ आ रही है। हम देखो, हुण आ वाली प्रॉब्लम आ देखो बेटा, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, M1 M2 system is in सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम के हर हिस्से पे नेट फोर्स, है ना। तो चाहे M1 है उहदे ते भी नेट फोर्स 0, चाहे M2 है उहदे ते भी नेट फोर्स 0। एक तो ये समझ होनी चाहिए। दूसरा बेटा, फोर्सेस ड्रॉ करो, M2 ते भी ड्रॉ करो, M2 ते ड्रॉ करो पहला का,
M2G ਤੇ तो इथों इक्वेशन की बनू क्योंकि इक्विलिब्रियम च नंबर 1 हुण M1 पे भी फोर्सेस ड्रॉ करो M1G नॉर्मल रिएक्शन टेंशन पे की करूंगे हुण हाँ दो डायरेक्शंस केड़ियां लऊंगे along the plane पे perpendicular करो तो बैलेंस करो इक्वेशंस बनाओ ना n आ जाएगा M1G P कितों आ गया n इज इक्वल टू M1G cos थीटा तो T कितनी आ गई पर पहली इक्वेशन तो T के बराबर कर दी दोनों ਨੂੰ इक्वेट करके M1 sin थीटा इज इक्वल टू M2 है ना इक्वेशंस बनाना पुत्र कंपोनेंट्स बने नहीं आ की है आ कितना बनू हाँ हुण इहदे ते कुल कितनियां फोर्सेस हो गई एक दो ये कैंसल बैलेंस कर रही हैं तो फिर की लिखूंगा और आ दोनों भी तो फिर टी की लिखूंगा फिर हुण जिहड़ी पहली इक्वेशन की लिखी थी टी क्लियर हुई गल चलिए अगे आ देखो हुण जितना मर्जी जो कंसैप्ट पकड़ लिया डायग्राम देख के नहीं घबराना आ देखो बेटा हम दोनों पासे इंक्लाइन प्लेन आ रहा है ना तो आ मास है M1 आ मास है M2 ठीक है M1 पे फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं केड़ी केड़ी M1G ते M2 पे भी M2G नॉर्मल रिएक्शन पे टेंशन थ्रू आउट की रहनी है पता ना क्यों हाँ सिंगल है हुण अगला ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम च है लिख लो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो फिर की करूंगे अगला स्टेप हाँ M1G cos थीटा M1G sin थीटा 1 है ना एक्चुअली थीटा 1 है ना इस साइड और इनू इक्वेट बैलेंस कर सकते कितना करिए M1G sin थीटा 1
n1 is equal to m1g नंबर 2 और ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੋ ਫਿਰ इक्वेशन क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है ना ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੂ यही बनो पक्का है ना समझ आइए डल अच्छा ये सिचुएशन थी जब सिस्टम की थी इक्विलिब्रियम तो जे वो कहे कि फाइंड द एक्सेलरेशन हुण ठीक है इक्विलिब्रियम वाला हो गया हुण एक्सेलरेशन वाला करिए जो कहता फाइंड द एक्सेलरेशन हुण बेटा जेडे भी मासेस स्ट्रिंग दे नाल कनेक्टेड है उन्हां दी एक्सेलरेशन दा मैग्नीट्यूड की है सेम हुण इन्हां विचों किहड़ा मास किधर नूं जा रहा जे सानू आइडिया नहीं लग रहा है ना तो कोई गल नहीं आप अपने वालों मान लेना कि क्योंकि जे इस तरफ जाएगा तो इनू अंडर टू तो जे ये नीचे नूं कहने तो इनू ऊपर है ना तो जे सानू डायग्राम दे विच एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन नहीं दसी तो तुसी जिद्दां मर्जी बेफिक्र होके लै सकते हैं उस डायरेक्शन में पर ये ध्यान रखियो हाँ नहीं एंगल तो गड़बड़ हो जाती ना जेड़ा वर्टिकल केस है ना वो पता लग जाता मास तो भी केड़ा भारा है जेड़ा हल्का होगा ये एंगल वाला रोल भी आ गया ना तो कोई गल नहीं घबराना नहीं जो पता लग गया तो वेल एंड गुड है नहीं लगा तो उस तो वधिया गल तो एक्सेलरेशन जिद्दां मर्जी ड्रॉ करो बेफिक्र होके पर हाँ डायरेक्शन वाल ध्यान देना ये ना हो भी थले नूं है तो ये भी थले नूं करदी है ना इदां नहीं होना क्योंकि एक ने नीचे नूं आना तो दूजे ने हाँ ये ध्यान च रखना अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ इक्वेशन लिख सकते हैं तो n1 वाली तो सेम रहनी है हाँ सेम रहनी पर m1 is equal to t minus sin theta 1 और आ वाली पता लग रहा तो m2 is equal to m2g sin theta 2 माइनस है ना क्लियर हो रही गल तो अच्छा जे उन्हें क्या हो एक्सेलरेशन निकालो 1 और 2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ऐड कर लियो अच्छा हम जी मैं गल दसन लगा पहला भी दसी सी हुण जदों तुसीं इहनूं ऐड करोगे सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करन तो बाद एक्सेलरेशन आएगी जे तां वो एक्सेलरेशन प्लस आ गई ਇਹਦਾ मतलब है भी जो एक्चुअली ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਉਦਾਂ ही हो रहा वा ਤੇ ਜੇ माइनस आ गई ਤਾਂ भी हाँ भी हो उलट रहा पर वो आंसर ठीक है डायग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने बदलना नहीं है ना वो प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि हो एक्चुअली उल्ट रहा तो जो असी मन्निया सीगा हाँ तो एक्सेलरेशन प्लस माइनस आ सकती है
जे नैगेटिव आ गई तो चेंज नहीं करना, दोबारा सॉल्व नहीं करना लग पैना भी ਉਹਦਾ मतलब ये है भी जो असी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मनी है एक्चुअली उस तो उलट होएगा, तो वो इंटरप्रिटेशन है, ਉਹਨੂੰ सॉल्व नहीं करन लग पैना दोबारा। नेगेटिव वाला डायग्राम बनी है ना, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ठीक होगा। अच्छा ਹੁਣ बेटा फिर असी नेक्स्ट जिहड़ा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन, है ना। हम जो फ्रिक्शन है ये कंसैप्ट नूं समझना आपां ना। फ्रिक्शन दे बारे जो तुसी लोअर क्लासेस दे विच टॉपिक पढ़ते हैं तो की दस्सिया जांदा फ्रिक्शन की हुंदी है, तो दस्सिया ये जांदा वा कि फ्रिक्शन मोशन नूं अपोज करदी है ना। हुण फिर उत्थे गड़बड़ की है, काम नूं ईजी करन लई वो दस तां दित्ती उन्होंने वो गल, पर वो गड़बड़ कितना क्रिएट कर रही है भी देखो ध्यान दियो। अगर थोड़े सामने कोई बॉडी रेस्ट पे है और वो मोशन च आ जाए, तो मतलब तुसी की कहोगे भी उन्हें की कर ली है, पोजीशन तो चेंज की है, स्टेट चेंज कर ली है ना। जो उन्हें स्टेट चेंज कर ली है तो यह मतलब वो की लगी है, फोर्स लगी है ना, मोटे तौर पर इतना कहांगे आप। हुण देखो भाई अगर गल हुण समझो कि आ जिहड़ा पेन है ये मैं एकदम हाथ के ऊपर रखा ना, तो ये जिहड़ा मेरा हाथ है इस पेन के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा कि किधर नूं, इधर नूं। इस पेन पे ग्रेविटी लग रही है किधर नूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हुण ध्यान दियो इस वक्त ये जिहड़ा पेन है विद रिस्पेक्ट टू हैंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी रेस्ट पे, ठीक होगी गल। हुण हुण ये जिहड़ा पेन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की है, मोशन च आ गया, यदि स्टेट चेंज हो गई चेंज, तो वो किहने कीती है, फोर्स ने कीती है। हुण इस पेन ते फोर्स किहड़ी लगी है पुत, हाँ एक्सटर्नल कित्थों आई, किहड़ी आई, नजर जे आ रही है दसो ओहदा नाम, वो तो इदा वा है ना। जबकि जी स्टेट चेंज हो रही है वो होरिजोंटली हो रही है, इसका मतलब होरिजोंटली स्टेट चेंज करने लिए फोर्स भी होरिजोंटली होनी चाहिए है, पर क्या कोई तुहानू नजर आ रही है फोर्स जी जिन्हें यदि होरिजोंटली स्टेट चेंज की है आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है ना, पक्का। अच्छा हुण एक्चुअली जिहड़ी गल हुण समझनी आपां ना जिन्हों ध्यान नाल कि अगर तुसी घर दे विच एक एक्सपेरीमेंट कर सकते हैं, की करना कि कोई ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा उन्होंने टेबल ते रख देना, ठीक है, ते
ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੇਬਲ ਦਾ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ मूव करेगा, है ना। अच्छा, हुण दूसरी बार की करना कि वो जो ऑब्जेक्ट है ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੋ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਲ ਕਰੋ, कोई फर्क महसूस होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ? मतलब ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ मतलब ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਲਕਾ, ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, तो ਟੇਬਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। तो ऑब्जेक्ट ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀ, with respect to earth rest ਤੇ ਸੀ, with respect to earth ਪਹਿਲਾਂ rest ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ? ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨੇ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। समझ आई गल? तो ये जी गलत फहमी है, मिसकनसैप्शन है, वो कट देनी दिमाग चों कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन नू फ्रिक्शन सपोर्ट भी करती है। मोशन एक हुंदा मोशन, एक हुंदा रिलेटिव मोशन, उत्थे तक आवांगे हुण आपां। तो एक्चुअली पुत्र अगली गल दोबारा सुनो, देखो, क्योंकि काम नू आसान करन दे लई सानू ये दस्सिया जांदा कि फ्रिक्शन मोशन नू की करदी है, अपोज करती है। तो इस कारण करके जे थानू उस गल नू दिमाग च रख के कहा जाए कि मान लो एक परसन नॉर्थ डायरेक्शन वाल वॉक कर रहा, तुर रहा, तां उहदे पैरां ते जमीन च जिहड़ी फ्रिक्शन है वो किधर नू होएगी? ऑपोजिट होएगी, है ना। ये आप आंसर क्यों दे पाए हैं? है ना। पर ये गल केड़ी क्लास च दसी सी? 9th च दसी, पर आपां तां हुण की किया? सपोर्ट भी करदी है ना। ते जे फ्रिक्शन मोशन नू सपोर्ट कर रही है ते फ्रिक्शन दे कारण मोशन है। हुण एक दो गल्लां च फर्क है, एक मोशन दे कारण फ्रिक्शन है ना, एक फ्रिक्शन दे कारण मोशन है, दोनों च फर्क है पुत्र। हुण जदों तुसीं तुरदे आ तां तुरन करके फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन करके असीं तुरदे हैं। और वो दस्सिया भी सी कि तुसीं जे नहीं यकीन इस गल दा कि जिन्ना आसानी दे नाल तुसीं है ना, सानू लगदा भी असीं अपने आप तुर रहे हैं। मीटिंग जीरो ते खत्म हो गई।